हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 154 और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे प्रकाश का विवर्तन। तो देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर अपन प्रकाश की मुख्यतः तीन घटनाएं जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन की जाती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होती है। ठीक है ना। एक तो आपके पास है प्रकाश का व्यतिकरण, एक प्रकाश का विवर्तन, एक प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है ना। तो व्यतिकरण अपन ने कंप्लीट कर दिया है, विवर्तन अपन आज और कल के लेक्चर के अंदर फिनिश कर देंगे और फिर उसके बाद में अपन ध्रुवण पढ़ेंगे। ठीक है ना। और दो छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर और है, एक तो प्रकाश का डॉपलर प्रभाव और एक जैसे मतलब सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, इनकी जो विभेदन क्षमता है, विभेदन सीमा है, ये भी अपन इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो वेव ऑप्टिक्स का ये जो लेक्चर नंबर 154 है, इसके अंदर अपन प्रकाश का विवर्तन पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण अपन फिनिश कर चुके हैं, इसके बाद में ध्रुवण बचेगा, भी पोलराइजेशन बचेगा। चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, यानी इस चैप्टर के अंदर अपन प्रकाश के उन गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, उन गुणों को अपन समझ रहे हैं जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। ध्यान से देखना, देखो विवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी तरंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के जो तीखे किनारे हैं उनसे टक्कर करती है, उनके साथ में टकराती है, तो टकरा करके इधर उधर फैल जाती है। और फैल करके ध्यान से देखना, तो इस तरंग को जहां पर नहीं पहुंचना चाहिए था ज्योमेट्रिकली, यानी ज्यामितीय रूप से जहां पे ये नहीं पहुंच सकती थी, वहां पर भी ये पहुंच जाती है। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, भी प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो तो प्रकाश का विवर्तन अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार अपन तरंग का देख लेते हैं। तो तरंग का या तरंगों का किसी ऑब्जेक्ट के तीखे किनारों से टकराकर ज्यामितीय छाया क्षेत्रों में पहुंचने की घटना विवर्तन कहलाती है। ज्यामितीय छाया क्षेत्रों में पहुंचने की जो घटना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, भी विवर्तन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो तरंग का किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है भाई। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवरोधक, एक होता है द्वारक। तो अवरोधक क्या करता है भी, तरंगों को रोकता है, और द्वारक क्या करता है, तरंगों को रास्ता प्रदान करता है, अपने अंदर से गुजारता है। तो जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विवर्तक। और विवर्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवरोधक और एक क्या होता है, भी द्वारक होता है। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो ज्यामितीय रूप से छाया क्षेत्र में पहुंचने की घटना है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं विवर्तन बोलते हैं। यानी ज्योमेट्रिकली जहां पे लाइट को नहीं पहुंचना चाहिए था, अगर अपन प्रकाश के सरलरेखीय संचरण को माने तो कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पर प्रकाश को नहीं पहुंचना चाहिए था, वहां पर भी पहुंच जाती है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, इसी घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना। अब विवर्तन अब वो कब होता है भी, विवर्तन की शर्त क्या होती है, विवर्तन की शर्त ये होती है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट, आपके विवर्तक यानी अवरोधक या द्वारक का जो आकार है वो तरंग की तरंगदैर्ध्य की कोटि का है, तो इसी स्थिति में आपको विवर्तन देखने को मिलेगा भी। तो ध्यान से देखना, देखो विवर्तन की आवश्यक शर्त, विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है कि जो आपके पास विवर्तक है विवर्तक का आकार यानी जो ए है
वो लगभग बराबर होना चाहिए किसके, तरंग की तरंग दैर्ध्य। लेम्डा मतलब सीधी सी बात है, विवर्तक का जो आकार है वो तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, आसपास का होना चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर ये मीटर का है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये आपके पास है मिलीमीटर है तो ये भी मिलीमीटर हो, ये माइक्रोमीटर है तो ये भी माइक्रोमीटर हो, ये एंगस्ट्रॉम है तो ये भी एंगस्ट्रॉम हो, ये अगर फर्मी ऑर्डर का है तो ये भी फर्मी ऑर्डर का हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये तो आपके पास है एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का है और ये आपके पास मीटर ऑर्डर का हो गया, ठीक है ना। तो इस स्थिति में यहां पर जो विवर्तन है वो देखने को नहीं मिलेगा, तरंगों का जो फैलाव है वो नहीं होगा भाई, ठीक है ना। ज्यामितीय क्षेत्रों में पहुंचने की घटना ये फैलने की घटना हो गई है, तो इस स्थिति में तरंगों का जो फैलाव है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा भी, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास में जो ए है वो जो ए बटा लेमडा है, ठीक है ना, जो ए बटा लेमडा है वो ध्यान से देखना। देखो अगर जैसे मतलब लगभग 50 तक भी है ना, तब तो विवर्तन, तब तक तो विवर्तन हो जाएगा। मतलब अपन ये देख सकते हैं कि यहां पर जो ए है वो अगर लेमडा का 50 गुना तक है तब तक तो विवर्तन देखने को मिलेगा। बट यदि आपके पास में जो ए बाई लेमडा है वो 50 से भी ज्यादा हो गया तो इस स्थिति में आपका जो विवर्तन है इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, तो इस स्थिति में जो विवर्तन है वो देखने को नहीं मिलेगा भी, ये बात हो गई भी। तो विवर्तन के लिए जो ए है वो लेमडा के बराबर होना चाहिए, आसपास का होना चाहिए, या जो ए है वो लेमडा से 50 गुना तक हो गया तब तक तो विवर्तन देखने को मिलेगा, अदरवाइज विवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब अगली बात अपन करते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये अवरोधक और द्वारक क्या होते हैं, सुनो ध्यान से देखो। देखो ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी स्क्रीन है, ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी पर्दा है, ओके। इसके बाद में इसके सामने अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक अवरोधक रख देते हैं, अपन इस प्रकार से कोई भी अवरोधक रख दिया और ये तो अवरोधक हो गया। और द्वारक की बात करते हैं, द्वारक कैसे बनेगा, ये कोई पर्दा, ये द्वारक हो गया, ठीक है भाई। अब देखो इस पर प्रकाश आपतित करवाते हैं अपन, ये तरंगे पहुंच जाएगी, जो इस ऑब्जेक्ट की रेंज में आ रही है वो तो रुक जाएगी और बाकी पहुंच जाएगी। तो अब अपन देखते हैं, देखो हो क्या रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ज्यामितीय रूप से अंधेरा होना चाहिए, यहां से यहां तक प्रकाश की किरणें वो नहीं पहुंचनी चाहिए, इससे आगे पहुंचनी चाहिए। बट वास्तव में होता है कि अभी तरंगे होती है वो यहां पे टकराती है और टकरा करके यहां से फैलना स्टार्ट होती है, यहां से इस प्रकार से इधर फैल जाती है, इधर फैल गई, 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 इधर फैल गई।
ये बात होगी। तो अगर अपन बात करते हैं यहां से लेकर के यहां तक की, तो यहां से लेकर के यहां तक इन तरंगों को बिल्कुल पहुंचना भी नहीं चाहिए था, बट फिर भी ये पहुंच रही है। किसकी वजह से? विवर्तन की वजह से। यही आपका विवर्तन है अभी। इसी प्रकार से यहां पर अपन बात करते हैं, देखो यहां पे देखिएगा, ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों को ध्यान से देखना। देखो यहां से लेकर के यहां तक तो ये तरंगे आराम से पहुंच रही है, इसके आगे और इसके आगे ये तरंगे नहीं पहुंच सकती, बट ये तरंगे इसके तीखे किनारों से टकरा करके जहां पे इनको नहीं पहुंचना चाहिए था वहां पर भी पहुंच जाती है। तो ये यहां से इस प्रकार से टकरा करके यहां से फैलती है, फैलना स्टार्ट होती है। ये इस प्रकार से यूं, इधर की तरफ यूं, ये इस प्रकार से यूं और ये यूं। तो इस प्रकार से फैल करके देखो इसके आगे पे पहुंच जाती है। यहां तक पहुंचना चाहिए था, यहां तक पहुंच रही है, यहां तक पहुंचना चाहिए था, यहां पर पहुंच रही है। तो इस घटना को ही अपन क्या बोलते हैं? भी विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे आपका जो अवरोधक या द्वारक का जो आकार है, ए लेमडा की कोटि का है। तो यहां पर भी जो ए है वो लेमडा की कोटि का है। अब एक बार अपन ये देख के चलते हैं कि जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई अवरोधक है, और फिर उसके बाद ये पर्दा हो गया, इसके ऊपर अपन प्रकाश आपतित करवाते हैं या तरंगे आपतित करवाते हैं। ये अपन तरंगे आपतित करवा रहे हैं। और यहां पर अपन ये देख के चल रहे हैं कि अवरोधक है, इसका जो आकार है वो ए लेमडा की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है। तो क्या इस स्थिति में विवर्तन देखने को मिलेगा क्या? नहीं भाई, यहां पर आपका विवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर ये जो तरंगे है वो सीधी की सीधी गुजर जाती है, इसकी तीखे किनारे से टकरा करके बिल्कुल भी मुड़ती नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर विवर्तन है वो देखने को मिलेगा ही नहीं। तो विवर्तन के लिए आपके पास जो ए है वो लेमडा की कोटि का होना चाहिए, या मैक्सिमम जो ए है वो लेमडा से 50 गुना तक हो सकता है, तब तक थोड़ा बहुत विवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बट ये मान के चलेगा ए है वो लेमडा से बहुत बहुत ज्यादा हो गया, तो इस स्थिति में विवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। और बच्चों यही कारण है कि दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन देखने को मिलता है, जबकि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये मैं आपको समझाता हूं, इन चीजों को नोट करें आप। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि दैनिक जीवन में जो ध्वनि तरंगे हैं उनका विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, जबकि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन है दैनिक जीवन में आसानी से प्रेक्षित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो दैनिक जीवन में अपन जो भी द्वारक हैं, जो भी अवरोधक है काम में लेते हैं, उनकी तरंग, उनकी आकार की कोटि की होती है। ठीक है ना। तो ये बात मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना। देखो देखो दैनिक जीवन के अवरोधक व द्वारक अवरोधकों व द्वारकों का आकार ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है। अतः दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन
आसानी से प्रेक्षित होता है जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता है। बात सुनना भी, देखो विवर्तन होता है तरंगों का, कोई भी तरंग हो चाहिए, ध्वनि तरंगों का भी विवर्तन होता है, प्रकाश तरंगों का भी विवर्तन होता है। बट विवर्तन के लिए जो तरंग दैर्ध्य है वो विवर्तक के आकार की कोटि की होनी चाहिए। विवर्तक का जो आकार है वो तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अब दैनिक जीवन के जो भी अवरोधक या द्वारक होते हैं, अवरोधक या द्वारक क्या क्या हो सकते हैं भाई, अपने आसपास में जो भी फर्नीचर होता है, जो भी चट्टानें होती है, जो भी खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, रोशनदान होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होती है, इन सब का आकार अपन मीटर में मापते हैं, यानी इनकी जो आकार की कोटि होती है वो मीटर की कोटि की होती है। और ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य भी मीटर की कोटि की होती है। इस कारण से दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻⁷ मीटर कोटि की होती है। इस कारण से दैनिक जीवन में प्रकाश की तरंगों का विवर्तन है वो आसानी से प्रेक्षित नहीं होता। विवर्तन दोनों का ही होता है, बट डेली लाइफ में अपन ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है भी। अब बात सुनना भी, यही कारण है कि दीवार के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उससे देखा नहीं जा सकता है। दीवार के पीछे खड़े होकर के अगर अपन बोलते हैं तो इस स्थिति में दीवार के पीछे खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति है, उसको अपनी आवाज तो सुनाई देती है, बट अपनी फोटो है उसको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, देखो विवर्तित होकर के ध्वनि तरंगे तो उस तक पहुंच जाएगी, बट प्रकाश से तरंगों का विवर्तन होता नहीं है डेली लाइफ में। इस कारण से प्रकाश से तरंगे उस तक नहीं पहुंच पाएगी, परिणाम स्वरूप वो अपने को नहीं देख पाएगा। अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं विवर्तन के प्रकार। देखो विवर्तन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला एक होता है फ्रेनल विवर्तन, एक होता है फ्रोनोफोर विवर्तन होता है। तो ध्यान से देखना, देखो फ्रेनल विवर्तन है, इसके अंदर जो प्रकाश स्रोत और जो पर्दा है इसकी विवर्तक से जो दूरी है वो क्या होती है भी, कम होती है। प्रकाश स्रोत तथा पर्दा विवर्तक से सीमित दूरी पर होते हैं। सीमित दूरी पर होते हैं भी। इस कारण से आपतित वह विवर्तित तरंगाग्र गोलीय या रेखीय होता है। इसकी जो गणितीय गणना है थोड़ी सी क्या होती है भी, इसकी मुश्किल होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड,
फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों विवर्तक से असीमित दूरी पर होते हैं, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। अभी प्रकाश स्रोत व पर्दा विवर्तक से असीमित दूरी पर होते हैं, और दूरी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इस स्थिति में आपका जो तरंगाग्र है वो कैसा हो जाएगा? अभी समतल हो जाएगा। तो आपतित व विवर्तित तरंगाग्र समतल होते हैं। और ध्यान से देखना, देखो इस स्थिति में इसकी जो गणितीय गणना वो क्या होती है? आसान होती है। इसी कारण से इसको अपन डिस्कस करते हैं। गणितीय गणना आसान होती है, इस कारण से इसको अपन डिस्कस करते हैं। अभी इसको अपन डिस्कस नहीं करते हैं। देखो हम जब 12th क्लास में थे तो हमें तो ये भी पढ़ाया जाता था, बट अब ये पढ़ाया जाना बंद कर दिया है। अभी अब आपको केवल ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना? तो देखते, ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ये आपके पास में सबसे पहले फ्रेनेल विवर्तन, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो फ्रेनेल विवर्तन के अंदर ध्यान से ये आपके पास में प्रकाश स्रोत हो गया, इसको अपन बोलेंगे प्रकाश स्रोत। यहां पे स्लिट हो गई, इसको अपन बोलेंगे एस बोलेंगे। इससे तरंगाग्र चलेगा, और ये जो तरंगाग्र वो कैसा होगा? अभी गोलाकार होगा। ये गोलाकार तरंगाग्र हो जाएगा अभी। फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहां पर ये अपने पास में कोई भी स्लिट है, यहां पर अपन कोई स्लिट बना देते हैं, विवर्तक बना देते हैं जिसे विवर्तन होना है। तो ये वाला जो गोलीय तरंगाग्र इस पर आपतित होता है, और फिर उसके बाद यहां से जो विवर्तित तरंगाग्र वो भी कैसा होता है? इस प्रकार से गोलाकार होता है। अभी यहां से जो विवर्तित तरंगाग्र वो भी कैसा होता है? इस प्रकार से गोलाकार होता है। अभी तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अभी इसको अपन बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन बोलते हैं। और ये आपके पास फाइनल स्क्रीन हो गई, पर्दा हो गया। अभी तो ये तो आपके पास फ्रेनेल विवर्तन हो गया। तो आपतित तरंगाग्र और यहाँ पर जो विवर्तित तरंगाग्र वो दोनों कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं या बेलनाकार होते हैं। और इस स्थिति में ये आपके पास है जो विवर्तक है, इससे प्रकाश स्रोत और पर्दा ये दोनों सीमित दूरी पर होते हैं, ठीक है ना? किसी सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं, अभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं होते। और फ्राउनहोफर विवर्तन की अगर अपन बात करते हैं तो इस स्थिति में तो से ये आपके पास स्लिट होगी, स्लिट होगी। इस स्लिट के ऊपर आपतित जो तरंगाग्र है आपतित तरंगाग्र के साथ योगदान से समतल, और फिर उसके बाद में जो विवर्तित तरंगाग्र है ये इस प्रकार से यूं चला गया, ये यूं चला गया। ये जो विवर्तित तरंगाग्र ये भी कैसा होता है? अभी समतल होता है। और यहां पर जो पर्दा है वो भी क्या होता है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। अभी ये पर्दा भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है। तो इस स्थिति में आपका जो विवर्तित तरंगाग्र वो कैसा होता है? समतल होता है। ये भी समतल है, और इस प्रकार से ये भी क्या देगा? आपके पास है समतल हो जाएगा। तो आपतित तरंगाग्र भी समतल और विवर्तित तरंगाग्र भी कैसा होता है? समतल होता है। तो ये फ्रेनेल विवर्तन हो गया, और ये आपके पास है फ्राउनहोफर विवर्तन हो गया अभी, ठीक है ना? और अपन किसको डिस्कस करने वाले हैं? फ्राउनहोफर विवर्तन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके बारे में ज्यादा आपको नहीं समझना है, केवल इतना सा ध्यान रखना है
दूरी के बारे में तरंगाग्र कैसा होता है, ठीक है ना, बस ये आप नोट करें। फिर उसके बाद में आपको मैं फ्रेनल विवर्तन पढ़ाता हूं। चलिए बच्चों, विवर्तन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के अंदर भी ये डिट्टो ऐसे कैसे आने की संभावना रहती है भी, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजों के लिहाज से अगर अपन बात करें तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कहीं कहीं पे कुछ बातें मैं आपको डायरेक्टली याद करने के लिए बोलूंगा, डायरेक्टली ध्यान में रखने के लिए बोलूंगा, वो बातें एज इट इज आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है ना। तो फ्राउनहोफर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। क्या होता है ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर फ्राउनहोफर विवर्तन, इसके अंदर क्या होता है ध्यान से देखना, देखो एक समतल तरंगाग्र, एक स्लिट, स्लिट का मतलब क्या होता है अभी आपके पास में द्वारक, पर आपतित होकर विवर्तित होता है और इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है, पर्दे का केंद्रीय भाग चमकीला होता है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, तथा इसके पश्चात एकांतर क्रम में निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। अब बात सुना भी, केंद्रीय उच्चिष्ट होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा चमकीला होता है, उसके बाद में उच्चिष्टों की तीव्रता होती है वो घटते हुए क्रम में होती जाती है, ठीक है ना। तो केंद्रीय उच्चिष्ट सर्वाधिक चमकीला होता है, तथा इसके पश्चात क्रमागत उच्चिष्टों की तीव्रता
घटते हुए क्रम में होती है। तो बात सुना भी, इतनी थ्योरी आपको ध्यान रखती है। एक समतल तरंगाग्र एक स्लिट या द्वारक पर आपतित होकर के विवर्तित होता है। इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से। तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है, इन द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होता है। पर्दे का जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग कैसा होता है भी? चमकीला होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। तथा इसके पश्चात एकांतर क्रम में निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट सर्वाधिक चमकीला होता है। ये क्या होता है भी? सर्वाधिक चमकीला होता है। और इसके पश्चात क्रमागत उच्चिष्टों की जो तीव्रता होती है वो घटते हुए क्रम में होती है भी, घटती जाती है। ठीक है ना? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है भी। अब देखो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से। देखो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले देखो यहां पर ये आपके पास में कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इससे एक लाइट बीम, एक प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए या इसको एक पॉइंट सोर्स की तरह बनाने के लिए यहां पे अपन क्या करते हैं अभी? एक स्लिट, एक पर्दा लगा देते हैं, पर्दे में एक स्लिट बना देते हैं। इसके सामने पर्दा, पर्दे के अंदर स्लिट। ये बात होगी, ठीक है ना? ये अपन एक पर्दा लगा देते हैं, पर्दे में एक स्लिट बना देते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, तो ये जो स्लिट है ये क्या करती है? एक बिंदु स्रोत की तरह बिहेव करती है। इससे गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होता है, ठीक है ना? बट फ्राउनहोफर विवर्तन के अंदर तो अपने को समतल तरंगाग्र चाहिए। तो गोलीय तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक लेंस के द्वारा। कौन सा लेंस यहाँ पर अपन काम में लेंगे? एक उत्तल लेंस काम में लेंगे। और उत्तल लेंस को अपन यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे ताकि इसका जो फोकस बिंदु है वो इसके संपाती हो। तो यहाँ पर ये आने वाली जो प्रकाश की किरणें इसके फोकस से आएगी, तो इनको ये क्या कर देगा? समांतर कर देगा भी, ठीक है ना? तो देखिएगा ध्यान से, देखो यहां पर इससे इस प्रकार से तरंगें चलती है। ठीक है, ये तरंगें चलती है इस प्रकार से, यूं सभी दिशा में चलती है। तो ये कौन सा तरंगाग्र हो जाएगा आपके पास? गोलीय तरंगाग्र है। गोलीय तरंगाग्र हो गया। और इस गोलीय तरंगाग्र को अपन किस पर आपतित करवाते हैं? भाई यहाँ पे एक लेंस है, ये लेंस बना देते हैं अपन। इस लेंस का नाम क्या देगा आपके पास? उत्तल लेंस। ये लेंस आपके पास उत्तल लेंस हो जाएगा अभी। और इसके बाद इस लेंस का नाम क्या रख देंगे अपन? L1 बोल देंगे इसको अपन। ये आपके पास S हो जाएगा, बोले तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। अब बात सुनना भी, इस लेंस का फोकस यहीं पे हो जाएगा। तो फोकस से आने वाली जो प्रकाश की किरणें या जो तरंगे वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इससे अपवर्तित होकर के ये जो तरंगे हैं वो इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है भी, ठीक है ना? तो यहां पर आपका जो गोलीय तरंगाग्र है वो इस लेंस के द्वारा कौन से तरंगाग्र में? समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया इस प्रकार से समतल तरंगाग्र में। अब ये जो समतल तरंगाग्र है इसको अपन स्लिट पर आपतित करवाते हैं। यहां पर अपन कोई एक स्लिट लेते हैं, ठीक है ना? तो चलो अपन स्लिट बनाते हैं। यहां पे देखो ये स्लिट बना दी अपन ने।
और इस स्लिट का नाम क्या हो जाएगा, एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, आपको इस स्लिट का नाम क्या देगा आपके पास ए बी, और इसका मध्य बिंदु क्या देगा आपके पास ओ, और इस ए बी की जो चौड़ाई है वो कितना देगी आपके पास स्मॉल ए हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर स्लिट की चौड़ाई वो कितना देगी आपके पास स्मॉल ए हो जाएगी। ए बी कितना देगी आपके पास स्मॉल ए, ठीक है ना। अब देखना से देखो, ये समतल तरंगाग्र इस स्लिट ए बी पर आपतित होता है, आपतित होकर के ये जो तरंगाग्र है वो क्या होगा, यहां से विवर्तित होगा। तो स्लिट है, इसके किनारों से टकरा करके जो तरंगे होती है वो इधर उधर फैलती है, ये विवर्तित होगा। तो एक तो विवर्तित होकर के तरंगाग्र इस प्रकार से सीधा का सीधा यूं निकल जाता है। एक ध्यान से देखना, देखो विवर्तित होकर के तरंगाग्र इस प्रकार से यूं इधर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना, इधर की तरफ यूं चला गया। एक इस प्रकार से यूं सीधा का सीधा चला जाता है। एक तो सीधा तरंगाग्र चला गया, एक इस प्रकार से इधर की तरफ चला गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये जो समतल तरंगाग्र है, ये समतल तरंगाग्र कहां पर जाकर के विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करेगा भी, अनंत पर जाकर के, ठीक है ना। और ये वाला जो समतल तरंगाग्र है ये भी अनंत पर जाकर के विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करेगा। अब अनंत पर इसको देखने के लिए कौन जाएगा, तो इसके लिए फिर से अपन क्या करते हैं, एक लेंस काम में लेते हैं, और ये वाला लेंस है वो भी कैसा होगा, भी उत्तल होगा, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस यहां पर भी अपन लगा देते हैं, यहां पे ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से एक उत्तल लेंस लगा देते हैं अपन। तो ये अपने पास इस प्रकार से एक उत्तल लेंस हो गया। इस लेंस का नाम क्या हो जाएगा, L2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ध्यान से इसका जो फोकस है, इसका फोकस कहां पे बना देते हैं, यहां पे बना देते हैं। इसका फोकस मान लो यहां पे, इसके फोकस पे अपन इस प्रकार से पर्दा बना देते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक पर्दा हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, ये पर्दा हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा पर्दा ज्यादा दूर पर बन गया, थोड़ा पास बना देते हैं इसको, डायग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा फिर आपका। ये पर्दा हो गया भी, ठीक है ना। अब बात सुनो भी, ये जो पर्दा है इस लेंस L2 की फोकस पर स्थित है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहां पे ये जो तरंगे जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये तो इससे अपवर्तित होकर के इस प्रकार से यहां पर जाकर के फोकसित हो जाएगी। और इसका नाम क्या देगा आपके पास, ओडेस हो जाएगा। तो आपको बताया कि इस ए से और बी से ओडेस पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बराबर लंबाई का पथ तय करती है। ये वाला पथ और इस वाले पथ की लंबाई बराबर, इस कारण से ओडेस है, इस पर सभी द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच में संपोष्य अध्यारोपण होगा। और इस संपोष्य अध्यारोपण के कारण ओडेस पर आपको केंद्रीय चमकीली फ्रिंज या केंद्रीय चमकीली जो क्या बोल सकते हैं, चमकीला बैंड अपने को प्राप्त होगा, ठीक है ना। एक ब्राइट बैंड है वो अपने को प्राप्त होगा, अभी इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो ओडेस पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट की प्राप्ति होने वाली है, ओके। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ये जो है ऑप्टिकल सेंटर पर आ रहा है, तो इसको तो सीधा के सीधा गुजार देंगे, और इसको भी इस पर्दे पर जाकर के मिलना है, इसको यहां पर अपन मिला देते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके पास में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से P बोल दो इसको आप। और O से P की, ओडे से P की जो डिस्टेंस है ये आपके पास Y हो जाएगी। और इसके बाद में आपके पास में जो O और ये P है, O से P को अपन मिला देंगे, एक डॉटेड लाइन से। और ये जो डॉटेड लाइन है ये ध्यान से देखना, देखो OP है और O डैश के साथ में कितना एंगल बनाती है, इस प्रकार से थीटा एंगल। ये आपके पास थीटा हो गया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से,
यहां पे ओडेस, इस ओडेस पर तो क्या प्राप्त होगा अभी, सेंट्रल ब्राइट प्राप्त होगा, ठीक है ना, चमकीली जो फ्रिंज है या चमकीला बैंड आपको प्राप्त होगा। बट बिंदु पी पर ब्राइट बैंड प्राप्त होगा या डार्क बैंड प्राप्त होगा, यह डिपेंड करता है कलांतर और पथांतर पे। तो अपन क्या करते हैं अभी, इस स्लिट के दोनों किनारे ए और बी है, इन दोनों से इस बिंदु पी पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर निकाल देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं स्लिट ए बी के किनारों ए व बी से पी पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर। तो पथांतर कितना हो जाएगा आपके पास में, डेल्टा बराबर बी से पी पर पहुंचता है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, बीपी। ए से जो पी पे पहुंचता है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास है, एपी। तो बीपी माइनस एपी हो गया। अब अगर आपको पथांतर ज्ञात करना है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं अभी, इस ए से बीपी पर लंब डाल देते हैं। इससे अपन इस पर इस प्रकार से यूलम डाल दिया, यानी ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे, बिंदु को एम बोल देंगे। तो आपका जो बीपी है वो क्या बन जाएगा, बीपी बराबर बीएम प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एमपी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास एपी हो जाएगा। अब यहां पर डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि जो आपके पास में यहां पर जो आपके पास ए बी है ये बहुत बहुत छोटा है, किससे, ओ ओडेस से। यानी आपके पास में जो स्मॉल ए है बहुत बहुत छोटा है, किससे, कैपिटल डी से, ठीक है ना। तो इस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इस एपी और एमपी को लगभग बराबर मान सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं यहां एपी लगभग बराबर हो जाएगा किसके, एमपी के। इस कारण से आपके पास है डेल्टा बराबर, अब अपन एपी और एमपी को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे, एपी और एमपी कट जाएगा एक दूसरे से। तो डेल्टा बराबर कितना देगा आपके पास है, बीएम। ये आपके पास है क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा दोनों के बीच में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर ये वाली डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसको और इसको भाई आपके पास में ये जो बीपी और ओपी इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल मान सकते हैं। और अगर इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल मानेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है, 90। भाई ये इस पे जो लंब है ना, इसको भी अपन इस पर भी अपन लंब मान सकते हैं। ये वाला कोण कितना देगा आपके पास है, थीटा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो कोण है ये कितना देगा आपके पास है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी कितना देगा आपके पास है, थीटा, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं भाई, इसके लिए, इस डायग्राम के लिए अपन साइन थीटा लगा देते हैं। तो त्रिभुज एबीएम से, त्रिभुज एबीएम से यहां पे अपन लिख देंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या देगा आपके पास है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कितना देगा आपके पास है, बीएम, और कर्ण कितना देगा आपके पास है, एबी। यहां पर जो बीएम है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा। और जो आपके पास है एबी है, इस एबी को अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बन चुका है अभी, डेल्टा बराबर कितना देगा आपके पास है, ए साइन थीटा। और ये इसी का डेरिवेशन था भाई। तो ये आपके पास एक बहुत ही शानदार जानदार फॉर्मूला बनकर के तैयार हो चुका है। डिफ्रैक्शन के अंदर यही फॉर्मूला आपके मेनली काम आएगा भी, विवर्तन में इसी फॉर्मूले से आपके सारे के सारे काम है
वो हो जाएंगे भी। तो डेल्टा बराबर क्या होता है आपके पास, ए साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास डेल्टा क्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है भी बहुत अच्छे से। ये स्लिट ए बी की किनारे ए और बी से, बिंदु ए से भी एक द्वितीयक तरंगिका चलेगी, बिंदु बी से भी द्वितीयक तरंगिका चलेगी, ये दोनों द्वितीयक तरंगिका पी पर पहुंचेगी। ए तथा बी से बिंदु पी पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच में जो पथांतर है, वो पथांतर आपके पास है डेल्टा बराबर ए साइन थीटा है। अब इस पथांतर के अलग अलग मानों के लिए आपके पास है जो पॉइंट पी है, इस पर कभी आपको मैक्सिमा प्राप्त होगा, कभी आपको मिनिमा प्राप्त होगा। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं वो मैं आपको सारी की सारी समझाता हूं, इन सारी की सारी चीजों को नोट करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। देखो देखिएगा यहाँ पे, ये अपन सारी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास में कोई भी एक स्रोत है, बिंदु आकार का स्रोत है, और इसके बाद इसे गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहा है। लेंस L1 की सहायता से इस गोलीय तरंगाग्र को आपने समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट कर दिया है। ये समतल तरंगाग्र इस स्लिट AB पर, जिसकी चौड़ाई स्मॉल a है, इस पर आपतित होता है। आपतित होकर के यहाँ से विवर्तित होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। एक तो सीधा ये निकल जाता है, एक इधर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर मैंने दो ही दिखाए हैं, बाकी यहाँ पर भी बहुत सारे बन सकते थे। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो विवर्तित तरंगाग्र जो कि समतल है, इनको इस लेंस की सहायता से इस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, और इस पर्दे पर आपको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ओडेस पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है जो कि चमकीला होता है, और इसके बाद इस बिंदु पी पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट का प्राप्त होना ए तथा बी से बिंदु पी पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर पर डिपेंड करता है। तो ये पथांतर भी मैंने आपको निकाल के बता दिया, डेल्टा बराबर ए साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब इसकी मैं अलग अलग बातें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखो यहां पर इस पी पर उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा प्राप्त होने के लिए डेल्टा बराबर ए साइन थीटा तो अपन जानते हैं ही, और उच्चिष्ट प्राप्त होने के लिए ध्यान से देखना। देखो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा कितना होना चाहिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन n बराबर 1 फुट कर दिया तो पहला उच्चिष्ट, n बराबर 2 फुट कर दिया तो दूसरा उच्चिष्ट, n बराबर 3 फुट कर दिया तो तीसरा उच्चिष्ट, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं प्रथम उच्चिष्ट के लिए, जो आपके पास है फर्स्ट मैक्सिमा है, मैक्सिमा फर्स्ट। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n बराबर कितना फुट कर देंगे, 1 फुट कर देंगे। तो a साइन थीटा 1 बराबर 1 फुट कर दिया अपन, n बराबर 1, 2 + 1 कितना देगा 3, 3 लैम्डा बाई 2। तो यहां से आपके पास है साइन थीटा 1 बराबर कितना देगा आपके पास है 3 लैम्डा अपॉन 2a हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सेकंड मैक्सिमा अपन निकालते हैं, सेकंड मैक्सिमा, तो इसके लिए अपन लिख देंगे a साइन थीटा 2, तो बराबर कितना देगा आपके पास बताओ भाई, 2 फुट कर देंगे, 2 2 4 1 5, 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा आपके पास में। तो यहां से आपके पास है साइन थीटा 2 बराबर कितना देगा आपके पास है 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, जो फर्स्ट मैक्सिमा है उसके लिए डेल्टा कितना होना चाहिए 3 लैम्डा बाई 2, सेकंड मैक्सिमा के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए आपके पास है 5 लैम्डा बाई 2, थर्ड मैक्सिमा के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए भाई 7 लैम्डा बाई 2, यानी मैक्सिमा के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। अब ये वाली जो बात है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है भाई। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैक्सिमा के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना ही है। मैक्सिमा के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है भाई। ये अगर भूल गए ना, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बोलोगे सर मैंने तो बहुत की थी, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते थे, बट एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा करके आ गए। ध्यान में रखो भाई इन बातों को आप। ये तो मैक्सिमा की बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं तो से पी पर निम्निष्ठ। तो निम्निष्ठ का मतलब क्या होता है भाई, मिनिमा।
प्राप्त होने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा बराबर ए साइन थीटा। डेल्टा बराबर तो ए साइन थीटा अपन डिराइव कर रहे हैं, ये तो कॉमन है। अब ध्यान से देखना तो निम्निष्ठ के लिए डेल्टा बराबर क्या होता है आपके पास एन लेमडा होता है। क्या होता है? एन लेमडा। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अभी। मतलब ये मान लो कि भाई व्यतिकण के अंदर अपन पढ़ते थे कि संपोष्य व्यतिकण यानी उचिष्ठ यानी डेल्टा बराबर एन लेमडा। यहां पर डेल्टा बराबर एन लेमडा के लिए मिनिमा प्राप्त हो रहा है, उल्टा हो रहा है यहां पे। ठीक है ना, अब दो ध्यान से जो आपके पास है फर्स्ट मिनिमा है उसकी बात करते हैं अपन। तो मिनिमा फर्स्ट, जो फर्स्ट मिनिमा है इसके लिए ए साइन थीटा 1 बराबर एन बराबर कितना पुट कर देंगे अपन? 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है लेमडा। तो यहां से आपके पास है साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 बराबर कितना देगा आपके पास है लेमडा बटे ए। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं मिनिमा 2 की। जो सेकेंड मिनिमा बनेगा उसके लिए ए साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बराबर कितना देगा आपके पास है 2 लेमडा। तो यहां से आपके पास है साइन थीटा 2 बराबर कितना देगा आपके पास है 2 लेमडा बटे ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पर जो एंगल थीटा होता है ये बहुत छोटे एंगल लिए जाते हैं अभी। ठीक है ना, और अगर आपका एंगल बहुत छोटा तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि यहां पे साइन थीटा को लगभग अपन लिख देंगे थीटा। तो ये आपके पास है थीटा 1 है, वो लगभग कितना हो जाएगा आपके पास है लेमडा बटे ए। और यहां पर आपके पास है जो थीटा 2 है ये लगभग कितना हो जाएगा आपके पास है 2 लेमडा बटे ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये बातें हो गई भी। तो एक तो मैक्सिमा के लिए ये फॉर्मूला काम में लेना है और एक आपको जो मिनिमा है उस मिनिमा के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो। ठीक है ना, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो इन बातों को नोट करो और फिर उसके बाद में बच्चों आज का अपना ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो लेक्चर नंबर अपना 154 है ये फिनिश होता है। और फिर उसके बाद जब अपन अगले लेक्चर पर मिलेंगे तो अगले लेक्चर पर इस फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को, फ्रॉनहोफर के एकल स्लिट विवर्तन को अपन यहीं से आगे बढ़ाएंगे भी। तो अगले लेक्चर के अंदर अपन इसके कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में अपन इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर अपना जो विवर्तन है वो फिनिश हो जाएगा। और टाइम अगर बचा तो इसके अंदर कुछ छोटी मोटी बातें आपको मैं और बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको मैं पोलराइजेशन यानी ध्रुवण है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि वेव ऑप्टिक्स इसके अंदर प्रकाश की जो तरंगी प्रकृति उस पर आधारित परिघटनाओं को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो व्यतिकरण अपन ने डिस्कस कर दिया, विवर्तन अपना चल रहा है, इसके बाद ध्रुवण अपना बचेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।